नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के टेक्निकल व्यू को जानेंगे। आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डाउ जोन्स के बारे में भी जान लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के बारे में बात करने से पहले जरा डाउ जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है और निफ्टी 50 काफ़ी हद तक डाउ जोन्स को फॉलो करता हुआ नजर आता है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल जरा जिस्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 30,000 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 18,000 के आसपास डाउ जोन्स ने सपोर्ट लिया था, लेकिन उसके बाद जो रैली देखने को मिली वो जोरदार है। आप देख सकते हैं 28,000 के आसपास डाउ जोन्स ऑलरेडी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद अच्छी गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं ये दिन जो मैं मार्क कर रहा हूं उस दिन हमें 7 से 8% की भयंकर गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली थी। रिकवरी जो हमें 3 महीने में देखने को मिली है उसमें पहली बार इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई उस फॉल से, लेकिन आप देख सकते हैं करंटली सारी रिकवरी गायब होती हुई दिखाई दी है और वापस उसी लेवल पर डाउ जोन्स खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट यही बताना चाहता कि डाउ जोन्स हमें फिलहाल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सिमिलर सिचुएशन हमें निफ्टी 50 में भी दिखाई दे सकती है। तो अब चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर जाने से पहले मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पर लेकर आया हूं, जहां पर हम चेक करेंगे निफ्टी 50 का लेटेस्ट पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आप देख सकते हैं 26 जून 2020 यानी कि फ्राइडे के दिन हमें जो पी रेशियो निफ्टी का देखने को मिला है वो है 26.67। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी ओवरऑल निफ्टी 50 का, जो कि हमें बताता है मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो 25 के ऊपर निकलता है तो हमें एक अलर्ट की तरह इसे लेना चाहिए कि यहां पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले 12,000 के आसपास के लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद अच्छी गिरावट देखने को मिली। इसने सपोर्ट लिया था 7,500 के लेवल्स पर, और आप देख सकते हैं अच्छी रिकवरी हमें उसके बाद देखने को मिली है। 10,000 के भी ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। आप देख सकते हैं कि 200 डेज के ईएमए को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर हमें हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और निफ्टी 50 नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने 100 डेज के ईएमए के फिलहाल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 डेज के ईएमए को तोड़ना अभी बाकी है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 64.04। आप देख सकते हैं पूरे निफ्टी 50 का आरएसआई का नंबर 64 है, यानी कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर डेमोन्स्ट्रेट होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय पहले यहां पर हमें ओवरसोल्ड कैटेगरी में जाता हुआ नजर आया था आरएसआई, उसके बाद हमें यहां पर तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ लेवल्स के बारे में बात करें तो आरएसआई के चार्ट पर हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ा है वो 70 से 80 का लेवल। आप देख सकते हैं उसी के आसपास बहुत बार इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, और उसके बाद मार्केट्स में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जो कि दर्शा रही है कि हमें भी यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं इसके एमएससीडी के बारे में। तो एमएससीडी में फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, एमएससीडी फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर के दायरे में चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके जो हिस्टोग्राम्स हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से रेड हिस्टोग्राम बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दर्शा रहे हैं कि थोड़ी वीकनेस बनी हुई है और धीरे धीरे हिस्टोग्राम के लेवल भी छोटे होते जा रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर से अपर बैंड के आसपास हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस निफ्टी 50 नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन 2 दिनों से फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50, जो कि तेजी को अभी फिलहाल तो दर्शा रहा है। निफ्टी 50 का जो अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है वो है 10,467 का लेवल। अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वो है 10,097 का लेवल। लोअर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 9,726 का लेवल।
अब मैं आपको इसका पिवट पॉइंट भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो 9328 का लेवल, जिसको हमने कब का तोड़ दिया है। उसके बाद जो दो रेजिस्टेंस हमें फेस करने पड़े थे वो भी टूट चुके हैं फिलहाल। तो अगर उसके बाद हमें जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है पिवट लेवल्स के मुकाबले वो है 10,912 का लेवल। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 200 डेज का EMA, जो कि कैलकुलेट होकर 10,518 का लेवल बनकर आता है। वीकली चार्ट्स पर बात कर लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं इस वीक की जो हमें कैंडल देखने को मिली है ना ही ज़्यादा बुलिश है ना ही ज़्यादा बियरिश है, एक टाइप की डोजी देखने को मिली है। हालांकि एक परफेक्ट डोजी नहीं है, परफेक्ट डोजी इस तरह की होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स सेम होते हैं। लेकिन इस कैंडल में हमें ऐसा देखने को मिला है कि बायर्स भी ज़्यादा हावी हो गए थे और सेलर्स भी ज़्यादा हावी हो गए थे, लेकिन बायर्स ने अपना पलड़ा भारी रखा है। और आप देख सकते हैं कि बायर्स ने पलड़ा भारी रख के यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि ओपनिंग से ऊपर ही हुई है हमारी क्लोजिंग। लेकिन अगर पिछले 4 या 5 वीक की कैंडल देखें तो आप देख सकते हैं ज़्यादा बुलिश कैंडल थी। पिछले वीक की कैंडल देखें तो ज़्यादा बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, उससे भी पहले देखें तो वो भी एक बुलिश कैंडल थी। हालांकि ओपनिंग से नीचे हुई थी क्लोजिंग, लेकिन अगर आप देखें तो लो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो ये भी एक बुलिश कैंडल मानी जाएगी। ये कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिली थी, साथ ही साथ ये कैंडल भी काफ़ी बुलिश थी। तो पिछले 4 हफ्तों की कैंडल काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, लेकिन उतनी ज़्यादा बुलिशनेस इस वीक की कैंडल में हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये निकल चुकी है हमारी निफ्टी। अगर हम देखें ग्रीन लाइन जो हमें दिखाई दे रही है वो है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, उसी के आसपास निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। डेली चार्ट्स पर आने के बाद हमें ये पता चलता है कि आज की जो कैंडल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है वो एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेलर्स काफ़ी हावी हो गए थे, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए और बायर्स वापस प्राइस को ऊपर लेकर आ गए थे और जो ओपनिंग प्राइस थी उससे ऊपर ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। तो ये तो हो गई हमारी टेक्निकल एनालिसिस। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाले, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि निफ्टी 50 मार्केट्स भले ही ऊपर जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बनी हुई है। लोगों की जॉब्स जा रही है, जीडीपी श्रिंक कर रही है और ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में ज़्यादा जीडीपी हमें श्रिंक होती हुई दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ जितने बुरे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखने को मिले उससे कई ज़्यादा बुरे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातें हमें और आपको दोनों को पता है, लेकिन अब बात कर लेते हैं आगे आने वाले दिनों में लेवल्स और टारगेट्स कौन से दिखाई दे सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमें ये पता चलता है कि करंट माहौल में कहीं पर भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। करंट ट्रेंड जो चलता हुआ नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है करंट माहौल में। तो यहाँ पर हमें उसी ट्रेंड के साथ चलना है और टारगेट्स के बारे में बात करनी है। तो जो सबसे पहला टारगेट हमें दिखाई दे सकता है वो है 10,518, जो कि है इसका 200 डेज का EMA। सबसे पहले इस लेवल को इसको तोड़ना पड़ेगा और वहाँ पर सस्टेन होना पड़ेगा, और उसी के बाद हमें यहाँ पर तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहां पर वो सस्टेन हो जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं वो है 10,650 के आसपास के लेवल। अगर वो लेवल टूटता है तो हमें और भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी गिरावट दिखाई देती है तो सपोर्ट्स कहां पर है उसके बारे में भी बात कर लें। तो आप देख सकते हैं कि 100 डेज का जो EMA है और साथ ही साथ जो 20 डेज का EMA है वो 10,040 10,065 के आसपास बनकर आते हैं। तो यही लेवल है सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, यानी कि ओवरऑल 10,000 का लेवल इसके लिए सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट हो जाती है तो जो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है वो इसका 50 डेज का EMA, जो कि कैलकुलेट होकर 9,823 का आता है। और हमने साथ ही साथ देखा जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड था वो था 9,720 के आसपास का लेवल। तो हम देख सकते हैं कि 9,700 से 9,800 एक सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये लेवल भी टूटता है तो हमें तेजी से निफ्टी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस कर ली है, लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने इस लेवल में पोजीशन बनाई है जो कि 7,500 से 9,000 के आसपास का लेवल, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उन्हें होल्ड ही करना चाहिए। अच्छे प्राइस पर लिया है, अच्छे स्टॉक्स को लिया है, तो मेरा मानना है आपको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, अच्छे प्राइस पर लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि बजाज फाइनेंस आपके पास 2,000 के आसपास के प्राइस पर है, आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, 3,000 के आसपास पहुँच चुका है, तो वहाँ पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आप
आप सोच सकते हैं, जैसे कि 20 या 25 या 30 शेयर्स आप बेच सकते हैं और पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका डिसीजन है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है या होल्ड करना है। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जिन्होंने यहाँ पर बाइंग नहीं की और यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं फोमो के शिकार होकर, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर यहाँ पर इस बड़े लेवल पर बाइंग करना चाहते हैं। तो मेरा मानना उनके लिए यही रहेगा कि यहाँ पर हमें बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली उन स्टॉक्स में जो कि ज़्यादा दौड़ चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बजाज फाइनेंस ही हो गया, काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। तो यहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं उन स्टॉक्स को, थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स भी मैं आपको बताता रहता हूं जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यू पर हैं। पिछले कुछ ही दिनों पहले मैंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बताया था जो कि 1380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी वैल्यू पर मिल रहा है। तो हमें उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए जो कि ब्लू चिप स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है, जो कि अभी भी ज़्यादा भागे हुए प्राइस पर नहीं है, अभी भी अच्छे वैल्यू पर मिल रहे हैं। वहाँ पर आप थोड़ी सी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाइए अभी स्टॉक्स को लेकर। जो भागे हुए स्टॉक्स है फिलहाल तो उन्हें छोड़ दीजिए बाइंग के लिए, वॉच लिस्ट पे बनाए रखिए। जब भी फॉल आए अच्छे अच्छे सपोर्ट्स लेवल पर मैं भी आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल उसे अवॉइड करना बेहतर होगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। अगर मैं मेरी बात करूं तो जो स्टॉक्स मैंने नीचे के लेवल्स पर लिए हैं उन्हें मैं हर एक राइस पर प्रॉफिट में पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करके बेच रहा हूं। ऐसा मेरा मानना है कि आपको भी बेचना चाहिए, लेकिन ये तो आपका ही डिसीजन होगा कि आप बेचना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।